अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। रेहान तारिक की आर्जी गैर मौजूदगी में आज मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सरअंजाम दूंगा। नाज़रीन, वो फैसला आखिरकार आ ही गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। आखिरकार 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला सामने आया है, जिसमें बानी पीटीआई की सज़ा यकीनी नज़र आ रही थी। और इस केस का फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह तासुब दिया जा रहा था कि उसके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पीटीआई की मुश्किलात जो हैं वो कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही, बल्कि इनमें इजाफा जा रहा है। अब जैसा कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये 148 सफ़ात पर मुश्तमिल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी किया है। इस फैसले में यह कहा गया है कि बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए हैं। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और फैसले में यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई को 10 लाख जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जाती है। अगर जुर्माना अदा ये नहीं करते तो उस सूरत में फिर इनको मज़ीद 6 महीने की कैद काटना होगी, जबकि अवामी ओहदे के लिए नाअहली की सज़ा भी दी जा रही है। इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी हैं, उन्हें बानी पीटीआई की मुआवनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई पर 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। और अगर वो भी जुर्माना अदा नहीं करती तो इस सूरत में उन्हें 3 महीने मजीद कैद काटना होगी। इस फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी को भी नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत ही सज़ा सुनाई जाती है। अल कादिर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है और यूनिवर्सिटी है, ये वफाकी हुकूमत की तहवील में दिए जाने का हुक्म दिया जाता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बुशरा बीबी को तहवील में लेने का हुक्म भी दिया जाता है। इस फैसले में ये कहा गया है कि वकला सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था और प्रोसिक्यूशन ने कामयाबी से दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अपना केस साबित किया और मुस्तनद और मोतबर शवाहिद पेश किए। इस फैसले में यह कहा गया है कि केस के तफ्तीशी अफसर पर तवील तरीन जिरा हुई। वकला सफाई प्रोसिक्यूशन के केस का दिफा करने में नाकाम रहे। केस के नतीजे पर पहुंचने के दौरान ट्रायल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दायर करदा बरियत की दरखास्तें भी खारिज की जाती हैं। और अब इस फैसले के खिलाफ ये दलील दी जा रही है कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी काबीना के किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता और 190 मिलियन पाउंड केस में भी उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस मामले की मंजूरी दी थी, इसलिए ये केस बनता ही नहीं है। जबकि बाज़ कानूनी माहिरीन इस फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं। कानूनी माहिरीन के नज़दीक अदालत ने केस में तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं। काबीना अरकान से भी हक़ाइक़ छुपाए गए। बानी पीटीआई पर बतौर वज़ीर आज़म इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी थे। उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए ये ट्रस्ट बनाया। शहज़ाद अकबर उनके मुआविन ख़ुसूसी थे और बरतानवी इदारे को भी गुमराह किया गया। तो इस सारे मामले का बराह रास्त जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म खुद देख रहे थे, ये कहा गया है। बाज़ माहिरीन ने कानून के बकौल ये ओपन एंड शट केस था। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से कौमी ख़जाने में जमा करवाने के लिए दी जाने वाली ये 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम बहरिया टाउन के चेयरमैन के जुर्माने की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई गई और बदले में माली फ़वाइद हासिल किए गए। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म काबीना से भी झूठ बोला, हक़ाइक़ छुपाए और बंद लिफाफे में तफसीलात रख कर काबीना की मंजूरी दी गई। अब कानूनी माहिरीन की राय में यह फैसला दुरुस्त आया है। हुकूमत भी अपनी खुशी का इजहार कर रही है। अगर मरियम नवाज़ की बात, बानी पीटीआई पर उन्होंने तंज के तीर चलाए। उन्होंने कहा कि आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आया है, उस वक्त ये हमें चोर साबित करने पर तुल गए थे। अल्लाह का फजल देखो कि आज इन पर चोरी साबित हुई है। मरियम नवाज़ ने क्या कहा, जरा सुनिए। सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। उस वक्त लोगों ने यकीन भी किया, मीडिया भी साथ मिल गया, उस वक्त के लोग भी, सारे जो ताकतवर लोग थे वो भी मिल गए साथ और हमें चोर साबित करने पे तुल गए। लेकिन आज देखो, अल्लाह ताला का फजल देखो, ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है बल्कि पहला तारीख का वजीर पकड़ा गया। लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाए इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। इनको जलसों में कहता था कि गरेबान से पकड़ के घसीटो, मैं वजीर आजम हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ही नहीं बल्कि दीगर हुकूमती रहनुमा भी न सिर्फ इस फैसले पर खुश नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो बानी पीटीआई पर करप्ट होने के इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। ज़रा इसकी भी एक झलक देखते हैं।
वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने यह भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। तो ये किसी को गलतफहमी कतई तौर पे नहीं रहनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या पैसा जो है किसी सरकारी अकाउंट में गया। सरकार मलिक रियाज साहब इसलिए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते मलिक साहब कि उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उनका अकाउंट में उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। 14 साल की सजा का और 7 साल की सजा का वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कई पेशियां दी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने सियासी तौर पे इस केस को लड़ा, उन्होंने मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड केस नहीं लड़ा और फैसले में भी यही लिखा गया है, वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके। अब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के लिए मुश्किलें कम नहीं बल्कि मजीद बढ़ेंगी। यानी हुकूमत के बकौल पीटीआई जो डील का रास्ता ढूंढ रही थी वो उसको नहीं मिलेगा। यही वजह है कि नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि पीटीआई वालों को कहता हूँ घबराना नहीं, ये तो आगाज़ है, अभी 9 मई के फैसले आने बाकी हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं या लीडरशिप है उनको सबसे पहले पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है। अभी तो 9 मई के भी फैसले आने हैं, 9 मई के भी केसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस फैसले को सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दे रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये फैसला साबित करता है कि क्लियर कट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। इसी तरह शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस फैसले पर अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। जरा इसकी झलक देखिए। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए? इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। सुपीरियर कोर्ट्स पे इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी है जिसमें कि ना हुकूमत को एक घेरे का नुकसान हुआ, ना इमरान खान और बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ, उसको इस बात की सजा दी जा रही है। इतना बड़ा जुर्म कोई कर सकता है? जैसे कि तहरीक इंसाफ अदालत के इस फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है, अब मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ अपने बयानिए में पहले की तरह मुज़ाहमत लेकर आए और मुज़ाकरात से किनारा कश होकर फिर से सड़कों का रुख कर ले, क्योंकि पीटीआई ने एहतजाज का भी इंदिया दिया है। जबकि बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर रखा है। उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समात मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना। सलमान सफदर का दावा अपनी जगह, लेकिन देखना यह कि तहरीक इंसाफ को इस केस में रिलीफ मिलता है या नहीं। अलबत्ता फैसल बारडा ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई को हाई कोर्ट से भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा और ये मायूसी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हाई कोर्ट में जब ये अपील में जाएंगे तो इनको मजीद मायूसी होगी और यही बरकरार रहेगी सजा। तो अब तो मुश्किलात का दौर चल रहा है और चलता रहेगा और इसके अलावा भी मजीद केसेस हैं। और जो वजीर उस टाइम के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, ये वज़रा भी अंदर खाने अपना नाम ना डिस्क्लोज करने के शर्त के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ शहादतें दे के आए। ये भी मैंने आपको आज भी बताया और इससे पहले भी बताया था। तो अब तो यह वक्त ही बताएगा कि बानी पीटीआई को इस केस में रिलीफ मिल सकता है या नहीं, लेकिन फिलहाल हुकूमत इस फैसले पर बहुत खुश है, खुशियों के शाहजहां बजा रही है और तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सन्नाटा छाया हुआ। तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का असर। सबसे पहले तो ज़ाहिर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। ताख़ीर हो रही थी, बार बार डिले हो रहा था और कुछ हल्के डिले को, इस ताख़ीर को जोड़ रहे थे मुज़ाकराती अमल के साथ, लेकिन अब बिलाखिर फैसला आ गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, चूँकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, क्या ये फैसला जिसमें सज़ा हुई है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एक्सपेक्टेड था और इतनी ही सज़ा आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ही होगा? लेकिन ये कानूनी फैसला तो ज़ाहिर है नहीं, वो तो सियासी फैसला है और इसीलिए इमरान खान कह रहे थे कि फैसला सुना दें ताकि बात जो है वो आगे बढ़े। इस फैसले का मैं नहीं समझता कि कोई इतना ज़्यादा असरात होंगे क्योंकि इसकी जो उम्र है वो इतनी लंबी नहीं है। अच्छा, असल जो वाक़यात हैं वो तो देखें, पाकिस्तान की सियासत को दो चीज़ें जो हैं वो करेंगी। एक तो जो कल आर्मी चीफ की और
पीटीआई के लीडरशिप की मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और दूसरा फिर ये कि जो वाइट हाउस की तब्दीली है वो पाकिस्तान में सियासत में क्या असरार डालेगी। सो ये दो चीज़ें जो हैं ये अहम है पाकिस्तान की सियासत के फ्यूचर के लिए। इन फैसलों की तो देखें हर एक को मालूम है ये सियासी फैसला है, ना सर है ना पैर है इससे मुकदमों का। यानी जो केस बनाया गया है वो 190 मिलियन डॉलर के बदले में खान साहब ने फ़ायदा ये लिया कि उन्होंने सहाबा जैसे दूर दराज इलाके में यूनिवर्सिटी बनवा दी। तो ये तो ज़ाहिर है कॉमन सेंस के खिलाफ है सारा। अच्छा, तो मैं सर इस पे चूंकि आप फरमा रहे हैं, आपसे बात पे आगे ज़रूर करूंगा, लेकिन अभी आपने आर्मी चीफ साहब का हवाला दिया है, इस पर सिक्योरिटी ज़राए तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त सिचुएशन चल रही है अमन ओमान की बिलखुसूस, उस पर बातचीत हुई है, कैटेगोरिकली कहा गया है। तो ये तो वो तासुर जो आप दे रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ दिया जा रहा है बैकडोर डिप्लोमेसी या बातचीत का, वो ज़ायल नहीं हो जाता इससे? फिर मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ज़ाहिर होगा, या इसको सिक्योरिटी में भी ले लें, जो उसमें भी ले लें, लेकिन इशू यही है कि राब्ता तो इस्टेब्लिश हुआ ना। अच्छा। तो उसके ऊपर चले उनकी जो आई है ओपिनियन आई है उसको ही सामने रख लें। फिर भी मेरा ख्याल है कि एक मुस्बत पेशरफ्त तो हुई है। और आज फिर फैसले के बाद तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई है अली अमीन की खान साहब से। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो आगे कैसे चलते हैं। और मेरे ख्याल में जब ये एक अमेरिका के जो ट्रांजिशन है मुकम्मल होती है उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए अपनी टीम कौन सी अनाउंस करते हैं उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो ये चीज़ें देखते हैं कि आगे कैसे चलती हैं। तो इन राब्तों की वजह किसी हद तक क्या आप उसी तब्दीली जो 20 जनवरी को ट्रंप साहब ने ऑफिस संभालना है, क्या इसके पीछे वो वजह हो सकती है कि उसकी बिना पर हुकूमत, चले मैं हुकूमत कह देता हूँ या रियासत कह देता हूँ, वो मजबूर हुई कि बातचीत की जाए, राब्ता किया जाए और बानी पीटीआई के साथ मामलात को ठीक किया जाए? क्या इसके पीछे वो एक वजह हो सकती है या कोई और अवामिल हैं इसके पसे पर्दा? अच्छा, रियासत तो खैर अवाम को कहा जाता है ना, अवाम और टेरिटरी मिल के रियासत बनते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की ओपिनियन जो है वो ये मेरे ख्याल में वहाँ पे डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाते हैं तो ये क्या पॉलिसी होगी विज़ पाकिस्तान। तो और जिस तरह से पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, इसी तरह से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में अमेरिकन पॉलिसीज़ पाकिस्तान के लिए एक रियलिटी रखती हैं। अरब मुल्कों की पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ये सारी मिल मिला के इनकी अहमियत भी ज़ाहिर है कि अपनी जगह है। और यही है कि देखते हैं कि इनको कैसे ये रियलिटीज़ जो हैं वो शेप अप करेंगी पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स को। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मतलब फ़ैसला किया कि वो इमरान खान और पीटीआई की मदद करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पाकिस्तान में तब्दीली करके अच्छा नहीं किया, तो फिर उसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा और पाकिस्तान पर दबाव आएगा, जो कि यहाँ पे ये पोजीशन हमारी नहीं है कि हम इस तरह के किसी फॉरेन प्रेशर को रजिस्ट कर सकें। सर लेकिन क्या बहैसियत पाकिस्तानी आप ये समझते नहीं हैं कि अगर वो ऐसा कोई दबाव डालते भी हैं तो ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, खुद मुख्तारी है, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश होगी? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है बहरहाल, ये आप इसको मायूब नहीं समझते बहैसियत पाकिस्तानी? देखिए, अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है इसके ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल है और इसकी जो बुनियादी वजह है वो भी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो पाकिस्तान के अवाम के पॉलिटिकल राइट्स को रिस्टोर कराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ को रिस्टोर कराना चाहते हैं। तो अब उसकी जो मुखालफत है वो तो करना ज़ाहिर है कि अपनी अमकाना बात होगी। और मेरे ख्याल में जो शख्स भी पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए बात करता है वो पाकिस्तान के अवाम का दोस्त है। अच्छा, अब अगर हुकूमती साइड की बात की जाए, वहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये उसी तरह की खुशियाँ मनाई जा रही हैं जैसे 2017 में आप लोगों ने मनाई थी और मिठाइयाँ बांटी गई थी, मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। तो वो टेबल्स जो है उस तरह टर्न होते रहते हैं। मेरा ख्याल है उस वक्त भी शायद गलत तरीके से जश्न मनाया गया था और अभी भी जो किया जा रहा है वो शायद गलत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अब ये कहा जा रहा है कि अभी ये आगाज़ है, मुख्तलिफ रहनुमा ये कह रहे हैं कि अभी 9 मई के हवाले से फैसले आने हैं, अभी मुश्किलात बढ़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो चंद दिनों का मेहमान है, यानी हाईकोर्ट से आप रुजू करेंगे और आप समझते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा? देखिए ना, कानूनी तौर पे तो जाहिर है कि इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है,
और सारी जो जिसके ऊपर बुनियाद पे ये फैसला खड़ा है, चूँकि वही बड़ी कमज़ोर है, तो कानून के ऊपर तो जब भी फैसला होगा ये वापस जाएगा और इसकी कोई वो हैसियत नहीं रहेगी। असल चीज़ तो देखना ये है कि हर एक को मालूम है कि ये फैसला सियासी है, और देखना ये है कि सियासी शेप अप कैसे होता है पाकिस्तान आगे। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मार्च तक का कि पाकिस्तान जो है वो कैसे शेप अप होता है और कैसे ये अमेरिकन ट्रांजिशन के बाद मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि सारी उम्मीदें जो हैं आपने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यानी ट्रंप की तरफ वो लगा रखी हैं? मैं वो जुमला इस्तेमाल कर मैं कहीं पढ़ा था कि पीटीआई ने पूरी कौम को ट्रंप की बत्ती के पीछे लगा दिया है। तो आपको नहीं लगता कि आपने सारा कुछ जो है अपना सारा जोर वो सारी उम्मीदें एक ही तरफ लगाई हुई हैं और उसके अलावा शायद कोई रास्ता और बचा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्योंकि ये आप लोग धरने भी दे चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं और कहीं से उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तनकीद की जाती है पीटीआई पर। ये बात तो सही है। पीटीआई की जो एक पॉलिटिक्स थी कि जिसमें आप समझें कि पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए और वो खुद तब्दीली ले आए, वो तो उस तरह से पूरी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब देखिए, पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, आप बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो चढ़ने से रहे, तो जाहिर है कि आप मुज़ाकरात ही करेंगे। अब आइडियल तो ये है कि पाकिस्तान में खुद ही हम आपस में बैठ के मामला हल करें, लेकिन वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि हमारी सलाहियत ही नहीं है। तो जब वो सलाहियत नहीं है तो फिर आप बाहर जो पावर्स हैं उनको भी मौका मिलता है और आप भी बाहर देखते हैं। और अल्टीमेटली तो देखें, पाकिस्तान का सलूशन तो इलेक्शंस ही है ना। इमरान खान को रिलीज होना है और मुल्क में नए इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अभी तो शहबाज शरीफ 27 नशिस्तों के साथ वज़ीर आज़म बन गए हैं, अपना 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बन गए हैं और 27 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी जो है वो सदर बन गई है। तो जाहिर है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो पाकिस्तान के अवाम ने जो मुंतखब की थी, वो तो ये है नहीं। लिहाजा ये तब्दीली आना तो ज़रूरी है। और देखता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी आप देखें कि हमारे मसाइल अंदरूनी भी बहुत हैं, ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का इशू है। इन 2 महीनों में तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं हमारे, और हम खैबर पख्तूनख्वा में जो फ़ौज ऑपरेशन करना चाहती है वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सियासी जमातों की हमायत है वो हासिल नहीं है। इसके साथ तालिबान के साथ ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए, ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो हमारे तबाह हो गए। तो पाकिस्तान को एक बड़े कंसेंसस की ज़रूरत है इन हालात से निपटने के लिए, जो एक बड़े पॉलिटिकल प्रोसेस में जाए बगैर मुमकिन नहीं। सर, आपने अभी 27 नशिस्तों का हवाला दिया, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की आपने, और मैंडेट आप ये समझते हैं कि पीटीआई समझती है कि इस हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उस हुकूमत के साथ जिन्हें आप फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, फॉर्म 45 की हुकूमत कहते हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो किस बिना पर कि जिसके साथ आप बातचीत करें, आपको ये लगता है कि उनके पास मैंडेट नहीं, फिर भी आप बातचीत में अभी तक जारी है, 3 दौर हो चुके हैं, आगे मज़ीद भी बातचीत होनी है, मुज़ाकरात होने हैं, तो ये उम्मीद क्यों है कि ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, जो कि सहारों के बल पर चल रही है, खड़ी हुई है, वो आपके मुतालबात को तस्लीम कर सकती है, मान सकती है या मनवा सकती है? नहीं, बातचीत तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को भी तो इसका जो बातचीत है उसमें उनकी भी तो मर्जी शामिल है ना, उनकी मर्जी के बगैर तो ये बैठते ही ना। और जहाँ तक इस हुकूमत की इलीगल होने का है बात या इलेक्शंस में, वो तो देखें बिल्कुल सामने सबके जाहिर है ना कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन थे उनके नताइज बदले गए, लेकिन इसके बावजूद बातचीत तो आपने अपने मुखालफों से ही करनी है ना, अपने दोस्तों से बातचीत का क्या फ़ायदा। जिनके साथ मामला आते हैं, इशूज़ हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करनी है ना। और अगर आपके पास 2 ही हल है ना, या तो आप इनकलाब का रास्ता लें और आप बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएं, या फिर इतने ज़्यादा लोग निकल आए कि वो अपने राइट्स खुद छीन लें, और तीसरा तरीका यह है कि आप मुज़ाकरात करें। तो चूंकि पहले 2 जो है उनकी ऑप्शंस कम है, तो तीसरे पे बात हो रही है। और देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत मान ली है। बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी जदोजहद की, लेकिन उनके साथ बातचीत भी की। सही। अच्छा, हाई कोर्ट के हवाले से तो आपने बता दिया कि रिलीफ मिलने की आपको पूरी उम्मीद है। मैं आपके साबिक कोलीग जो हैं, साबिक आपके साथी फैसल वाडा साहब, उनके एक बयान का हवाला दूंगा। वो कहते हैं कि ये 20 तारीख के बाद, यानी आपकी तरफ इशारा करते हैं पीटीआई की तरफ, ये 20 तारीख के बाद लेट कर भी मुज़ाकरात करेंगे। उन्हें ऐसा आपके ख्याल में, ज़ाहिर है आप पॉलिटिशियन हैं,
वो ये कहते हैं कि मुश्किलात भी बढ़ेंगी, ये लेट के मुज़ाकरात भी करेंगे, यानी झुक जाएंगे, इस तरह का तासुर दे रहे हैं अपने बयानात से। वो मैं रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा आपका उनके इस बयान पर। देखिए ना, इशू यही है कि वो समझते हैं कि इस फैसले से पीटीआई के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और जो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि लीगल फैसला नहीं है, ये तो सियासी फैसला है ना, और मकसद यही है कि पीटीआई के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और अपनी जो है, देखिए मुज़ाकरात तो एक ही नुक्ते पे हैं कि इलेक्शन कब होने हैं नए, बाकी सारे तो किस्से कहानी है ना। इमरान खान की रिलीज का मतलब ही नए इलेक्शन है। सो वो चाहते हैं कि मुद्दत टाइम मिले, टाइम ज़्यादा मिल जाए हुकूमत को। ज़ाहिर है इमरान खान चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो, तो यही एक चीज़ है जिसके लिए ये सारे दबाव बनाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। लेकिन जो नोइंग इमरान खान, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना इन चीज़ों का। अच्छा। और आज इमरान खान से हमदर्दी और लोगों की बढ़ गई है। देखिए ना, आपने सवाल तो ये है कि इमरान खान का जो एक सियासी सवाल है या जो सियासी मसला है, उसका जवाब क्या एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने बनाया है? उनके पास इमरान खान का कोई जवाब तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ और आपने इस फैसले के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी बयान किया और आगे मुस्तकबिल में क्या इसका असर हो सकता है उस पर भी आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे कि इस फैसले पर हुकूमत क्या कहती है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी ने बयान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है इस फैसले के हवाले से, लेकिन हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमा जनाब राजा कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया राजा कमर साहब वक्त देने के लिए। सर, ज़ाहिर है जो फ़ैसला आया है आपका खुश होना बनता है और खुशी बजा है आपकी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रही है, इस फैसले को सियासी करार दे रही है और वो ये बार बार करार दे रहे हैं कि जी हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाएगा और ये फैसला उड़ा दिया जाएगा। आपका टेक सर? देखें, जहां तक उनका ये कहना है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में अपना केस प्लीड करेंगे, ये बिल्कुल उनका राइट है और वो इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो अगली बात कह रहे हैं हाई कोर्ट उनका फैसला उड़ा देगी या धड़न तख्ता कर देगी या फैसले के बखिए उधेड़ देगी या इस किस्म के मुकालमे, वो मेरा ख्याल है कि ख्वाब में आते हैं या शेख चिल्ली की कहानियों में आते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक मजबूत केस है और मजबूत केस रहेगा। नैब के आम तौर पर केसेस में जो होता है वो एक चीज की कमी होती है, कंसिडरेशन की, यानी इवजाने की या उस चीज की कि जो आप किसी को मिस यूज ऑफ अथॉरिटी उस वक्त तक नैब लॉ के मुताबिक मुकम्मल नहीं होती जब तक कोई कंसिडरेशन ना हो, यानी जो अक्यूज्ड है उसने कुछ उसके इवज वसूल ना किया हो और उस वसूली का प्रूफ ना हो। तो यहाँ पर ये जो तीन हैं अपना साइड्स इस ट्रायंगल की, इस नैब के इस केस के ट्रायंगल की, मुसल्लस की, वो तीनों कंप्लीट है। यानी एक तरफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, सरकारी जो रियासत का पैसा था उसको किसी के जो जुर्माना है उसके क्रेडिट में लेके जाना, उसको एक बात। दूसरी मेलाफाइडी यहाँ से प्रूव हो जाती है कि कैबिनेट में जाकर तो कैबिनेट को में डिस्कशन न करना और उस बात को छुपा के रखना और बंद लिफाफे में, और उसमें के लिए कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके बयानात मौजूद। लेकिन राय साहब कता कलामी होगी, आप जो कैबिनेट के फैसले का हवाला दे रहे हैं अभी ये दलील देते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम जैसे आप लोगों ने मंजूर करवाया है उसके बाद वफाकी काबीना के किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी बिना पर जो ये उस वक्त के वज़ीर आज़म ने काबीना से मंजूरी ली थी इसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये दलील दे रहे हैं वो। देखें, वफाकी काबीना के किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट का वो फैसला है। लेकिन अगर वफाकी काबीना कहे कि लाहौर जो है ये भारत को दे दें तो क्या ये भी उसी के अंदर आता है? यानी ये सब्जेक्ट टू लॉ है कि जब आप नैब के किसी कानून की बात करते हैं तो फिर वो बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं, तो इसलिए उसकी भी लिमिटेशंस हैं। वो डिसीजन है ना कि जो कि जनरल एक पब्लिक वेलफेयर में गुड फेथ में हो। जब मेलाफाइडी, मैंने यही लफ्ज इस्तेमाल किया कि बदनीयती आ गई कि उसको छुपाया गया, यानी कैबिनेट मेंबर से भी, तो क्या उन टर्म्स में भी ये कैबिनेट का फैसला था? क्या ये वफाकी काबीना ने इस पे डिलिबरेट करके फैसला दिया था? तो इवन अगर वो आर्गूमेंट को दुरुस्त भी ले लिया जाए कि चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इवन देन ये उसका फैसला ही नहीं था, ये तो मेलाफाइडी हुआ और उससे
उसको बाईपास किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि कंसिडरेशन के प्रूफ्स मौजूद हैं और दोनों एक्यूज्ड के लिए जमीन का ट्रांसफर होना, वो मशहूर जमाना अंगूठी वाली ऑडियो जो अंगूठी और दीगर चीजों का आया, और दीगर जो इस्लामाबाद की जमीन थी या अलकादर ट्रस्ट की, ये कंसिडरेशन है। उन कंसिडरेशंस के अलावा कि जिस तरह वो लाहौर के घर की बात की जा रही है 25 करोड़ रुपया या दीगर चीजें, लेकिन उसके अलावा जो कंसिडरेशन ऑन रिकॉर्ड है, इन ब्लैक एंड व्हाइट है, वो तो उसके दो ही बेनिफिशियरी हैं। तो इसलिए ये तीनों चीजें जो हैं वो मुकम्मल है इसकी, और ये एक मजबूत केस है, मजबूत तरीन केस है रादर नैब के तमाम, क्योंकि यही वो एक तशनगी होती है नैब केसेस में कंसिडरेशन की, जो इस सूरत में मुकम्मल है। अच्छा चलें, आपने ये तो खैर खारिज इम्कान करार दे दिया, आपको लगता है कि नहीं हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं मुज़ाकराती अमल के ऊपर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त उम्मीदें बाकी हैं। एक तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे ऑफिस संभाल लेंगे तो उसके बाद बानी पीटीआई की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, ये तासुर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं प्रोग्राम्स में भी, तो यही वो बार बार जोर देते हैं इस बात पर। दूसरा, जो आर्मी चीफ के हवाले से तासुर दे रहे हैं कि जी बैकडोर हमारी बातचीत चल रही है, सियासी मामलात पर गुफ्तगू, हालांकि सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तरदीद कर दी, लेकिन फिर भी इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स किस हद तक आपके ख्याल में आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिला सकते हैं? देखिए, अजम्पशंस की तो कोई हद नहीं है। मैंने तो यह भी सुना है कि जी एक सैयारे से एक मखलूक आएगी मरीख से, और वो उड़न तश्तरियों पे आएगी और वो सारे मामलात को दुरुस्त करके और उनके कायद को रहा करा के ले जाएगी। तो इस किस्म की जितनी भी अजम्पशंस हैं उनमें तो मैं समझता हूँ कि बात करना भी इस मरहले में, और फिर बिलखसूस इस फैसले के बाद, देखें किसी भी मुल्क की जो इवन सफारती कोशिशें भी होती हैं, जब डिसीजन आ गया, जजमेंट आ गई अदालत का, तो उसके बाद अब मेरा जाती राय भी ये है और कानूनदानों की राय भी ये है और सियासतदानों की भी ऑब्वियसली यही होगी कि ये फैसला जो कुछ भी होगा, ये जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्हीं के कोर्ट में होगा, यानी उन्हीं के हाथों होगा। बरीयत होनी है, सस्पेंशन होना है, या ये जो जजमेंट है ये अपहेल्ड होनी है। तो तीनों मामलात जो है इसका एक ही जरिया है ना। एस्टेब्लिशमेंट के मतलब जो इन्होंने कल एक पैदा की है गलतफहमी उस मुलाकात के बाद, जो प्योरली सिक्योरिटी के मामले में थी, वो तो फिर सिक्योरिटी जराए ने खुद ही उसको नेगेट कर दिया, वो तो बिल्कुल हवा में उड़ गई। तो इसी तरह टोटली जो है वो ये कानूनी मामला है। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हुकूमती मौक़िफ़ बयान किया। और नाज़रीन, आपने सुना मुस्लिम लीग नवाज़ यही कहती है कि ये मामला जो है वो ओपन एंड शट केस था और इसका फैसला उसी के हिसाब से आ गया है। बहरहाल यहाँ ब्रेक का वक्त तो है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और कश्ती हादसा पेश आया जिसमें न सिर्फ नौजवान डूबे हैं पाकिस्तान के, बल्कि कई ख़ानदानों की उम्मीदें डूब गई हैं, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल डूब गया है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क की माशी समत दुरुस्त हो रही है, लेकिन आज भी मुतवस्सित तबका अशिया ज़रूरिया ख़रीदने की सकत नहीं रखता। बेरोज़गारी और बढ़ती महंगाई ने ख़ास तौर पर नौजवान तबके में मायूसी फैलाई है। यही वजह है कि हर दूसरा शख्स मुल्क से बाहर जाना चाहता है, जहाँ वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को हासिल कर सके, लेकिन महदूद वसाइल की वजह से हर किसी के बैरून मुल्क जाने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए लोग शॉर्टकट के ज़रिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ मगरबी रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 50 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 44 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारकीन वतन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स ने कहा है कि मगरबी अफ्रीका से कश्ती के जरिए स्पेन पहुँचने की कोशिश के दौरान 50 तारकीन वतन डूब कर हलाक हो गए। मराकश के हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाली तारकीन वतन की एक कश्ती से 36 अफराद को बचाया गया है, जो 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से रवाना हुई थी, और इसमें 86 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी भी शामिल थे। अब ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि जब ये हादसा पेश आया। स्पेन और इटली में पहले भी ऐसे कई वाक़यात रुनमा हो चुके हैं, और एक आदादुशुमार के मुताबिक अगर साल 2024 की बात की जाए तो इस दौरान ये रिकॉर्ड 10,457 तारकीन वतन है जो स्पेन पहुंचने की कोशिश में हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर मगरबी अफ्रीकी ममालिक जैसे मोरितानिया, सेनेगाल शामिल है। यहाँ से बहर अक़नूस को रास्ते अबूर करने की कोशिश के दौरान हलाक हुए। तो इस पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए इन लोगों की, और ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करनी चाहिए।
बहरहाल अब बात करेंगे लॉस एंजलिस में लगी आग और उसके नतीजे में किस कदर तबाही फैली है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। लॉस एंजलिस में लगी आग की तबाहकारियां जारी हैं। अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा तो करता है, लेकिन वो अपनी तमाम तर ताकत लगाने के बावजूद भी अब तक इस आग पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आग मजीद शहरों तक फैल सकती है, जिसकी वजह से लाखों अफराद की जानें खतरे में हैं। और अब गैर मुल्की ज़राअत अबलाग के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी दांतें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है और ये खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जिल्द पर लगने से या फिर पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। कचरे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से इन खतरनाक मादों के फैलाव का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। अब तक 25 अफराद हलाक और 12,000 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। 40,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा जल चुका है और मजीद 88,000 अफराद को मुतासरा इलाका छोड़ने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। का वक्त खत्म हुआ। प्रोग्राम दस्तक से ज़ीशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।